Hello everyone, welcome back to my channel MBBS पाठशाला. My name is Alia and I am a second year student. जैसे कि मैंने आपसे कहा था पहली वीडियो में, जिसमें मैंने सारे CVS के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए थे, उसमें मैंने आपसे ये कहा था कि मैं हर एक टॉपिक को एक अच्छे से आंसर के फॉर्म में अपने नोट्स में लिखूंगी. तीनों बुक से मैंने आंसर निकाले हैं और डायग्राम से और फ्लो चार्ट भी इसके अंदर एडेड है. अगर आप इसको अपने प्रॉफ एग्जाम के आंसर में प्रॉफ एग्जाम में लिख के आते हैं तो आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे आराम से, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है 15 मार्क्स का. CVS में 3 ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं. वो है एथेरोस्क्लेरोसिस, मायोकार्डियल इन्फेक्शन एंड रूमेटिक हार्ट डिजीज. तो आप इन तीनों को अच्छे से करके जाएंगे तो आपका CVS ऑलमोस्ट कवर हो ही जाएगा. तो जैसे एथेरोस्क्लेरोसिस है, मैं ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बनाऊंगी, तो मैं एथेरोस्क्लेरोसिस से शुरू करती हूँ. इट इज़ अ प्रोग्रेसिव डिजीज ऑफ एंटीमा इन्वॉल्विंग आर्टरीज कैरेक्टराइज बाय फोकल लिपिड रिच लीजन कॉल्ड एथेरोमा. रिस्क फैक्टर्स क्या क्या होते हैं इसके? रिस्क फैक्टर 3 टाइप के होते हैं. एक तो मॉडिफाइबल होता है, नॉन मॉडिफाइबल होता है. जो अगर मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे तब भी कोई फ़ायदा नहीं है. और एडिशनल, ठीक है. और मॉडिफाइबल जो होता है इसके अंदर आता है हाइपरलिपिडेमिया. सबसे इंपॉर्टेंट हाइपरलिपिडेमिया, जिसकी वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस होता है. सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है इसके कॉज है हाइपरटेंशन, सिगरेट स्मोकिंग एंड डायबिटीज मेलाइटिस. नॉन मॉडिफाइबल जो होता है इसके अंदर फैमिली हिस्ट्री सबसे इंपॉर्टेंट होती है. हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है इसमें, तो अगर किसी को हार्ट डिजीज़ है तो चांसेस ज़्यादा होते हैं कि ये पास ऑन होता है. और फैमिली हिस्ट्री जो होती है काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है एथेरोस्क्लेरोसिस को डायग्नोस करने के लिए. एडिशनल में अल्कोहल हो गया. अल्कोहल से तो आपको पता ही है सारी बीमारी अल्कोहल से ही होती है. ओबेसिटी तो खुद में ही एक बड़ी बीमारी है. और स्ट्रेसफुल लाइफ, जो स्ट्रेस तो हमेशा बुरी चीज़ है. तो आगे बढ़ते हैं. रोल ऑफ लिपिड इन फॉर्मेशन ऑफ एथेरोमा. डिसलिपिडेमिया, इसका मतलब क्या होता है? डिसऑर्डर ऑफ लाइपोप्रोटीन मेटाबॉलिज्म आर कलेक्टिवली कॉल्ड डिसलिपिडेमिया. डिसलिपिडेमिया जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एथेरोस्क्लेरोसिस के. अगर डिसलिपिडेमिया है तो काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस है कि एथेरोस्क्लेरोसिस होगा ही होगा. Lipoprotein are the complex of lipid and proteins which essentially transport cholesterol, triglyceride, fat और soluble vitamins को ट्रांसफर करता है. लाइपोप्रोटीन जो होता है हमारे 4 टाइप के होते हैं. काइलोमाइक्रोन, VLDL, LDL एंड HDL. इसको डेंसिटी की बेस पे क्लासिफिकेशन की गई है. कंसनट्रेशन ऑफ द कोलेस्ट्रॉल, अगर कोलेस्ट्रॉल का कंसनट्रेशन सीरम में हाई है, इसका मतलब लाइपोप्रोटीन का कंसनट्रेशन सीरम में हाई है. लाइपोप्रोटीन जितना ज़्यादा होगा, कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल होगा सीरम में वो उतना ही ज़्यादा होगा. टोटल कोलेस्ट्रॉल जो होती है उसकी नॉर्मल लेवल जो होती चाहिए सीरम में 140 to 199 mg/डेसीलीटर होनी चाहिए. ट्राइग्लिसराइड जो होना चाहिए 150 होना चाहिए. LDL लेस देन 100 mg/डेसीलीटर होना चाहिए. और इसमें LDL में सबसे ज़्यादा जो होता है कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है, इसलिए वो सबसे ज़्यादा जो होता है एथेरोस्क्लेरोसिस के साथ ज़्यादा एसोसिएटेड होता है, क्योंकि LDL में सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है. VLDL जो होता है उसमें ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा होता है. HDL जो होता है मोर देन 50 mg/डेसीलीटर होना चाहिए. ये प्रोटेक्टिव होता है एथेरोस्क्लेरोसिस में. कैसे होता है प्रोटेक्टिव? ये कैसे प्रोटेक्ट करता है? ये प्रोटेक्ट ऐसे करता है कि ये कोलेस्ट्रॉल जो होता है एथेरोमेटस प्लेक जो फॉर्मेशन होती है उसमें से कोलेस्ट्रॉल को रिमूव कर देता है और लीवर के पास पहुंचा देता है, जिससे प्लेक जो होता है उसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है और वो लीवर के पास पहुंच जाता है. तो कोलेस्ट्रॉल लेवल एट द एंड प्लेक में कम हो रही है. अब मैकेनिज्म जो होता है डिसलिपिडेमिया होता क्या और डिसलिपिडेमिया से एथेरोस्क्लेरोसिस कैसे हो रहा है. तो एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक जो होता है उसके अंदर कंटेंट जो होता है कोलेस्ट्रॉल का बहुत हाई होता है. और कोलेस्ट्रॉल कहाँ से आ रहा है? वो लाइपोप्रोटीन से आ रहा है. और एक्सेसिव हिपेटिक सिक्रेशन ऑफ ट्राइग्लिसराइड VLDL, और हिपेटिक सिक्रेशन ज़्यादा हो रही है VLDL से, तो इसलिए हो रहा है. इम्पेयर्ड लिपोलाइसिस ऑफ ट्राइग्लिसराइड रिच लाइपोप्रोटीन, लाइपोलाइसिस जो हो रही है वो उसमें गड़बड़ी है, इसलिए हो रहा है. रिड्यूस्ड हिपेटिक अपटेक ऑफ रिसेप्टर ApoB कंटेनिंग लाइपोप्रोटीन. ApoB क्या होता है? ApoB जो होता है वो हमारा प्रोटीन होता है. जैसे आपको पता है लाइपोप्रोटीन जो होता है इंसॉल्युबल होता है, तो उसको एक कैरियर चाहिए, ट्रांसपोर्टर चाहिए जो एपोप्रोटीन, उसको प्रोटीन होता है जो लाइपोप्रोटीन को सेल मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्ट कराता है. एपोप्रोटीन्स जो होते हैं, तो एक ApoB भी होता है. जैसे ABCD होते हैं बहुत होते हैं, तो एक ApoB भी होता है. और जेनेटिक फैक्टर होता है जिसकी वजह से HDL लेवल जो होता है, HDL लेवल जो होता है ना, HDL फॉर्मेशन नहीं हो रही तो HDL लेवल कम होता है. और HDL तो प्रोटेक्टिव होता है, तो HDL कम है, तो इसका मतलब एथेरोस्क्लेरोसिस होने के चांसेस भी ज़्यादा है.
अब ट्रीटमेंट कैसे कैसे ट्रीटमेंट हो सकते हैं। एलडीएल जो होता है ज़्यादातर एसोसिएटेड है उसके साथ एथेरोस्क्लेरोसिस के साथ। अगर हम एलडीएल को कम कर देंगे तो चांसेस ट्रीटमेंट भी हो सकता है उसका। और अगर एचडीएल लो है तो इसका मतलब प्रोटेक्टिव नेचर कम है, तो अगर एचडीएल को हाई कर देंगे तो प्रोटेक्टिव ज़्यादा हो जाएगा। तो यही दोनों चीज़ के मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग हमने अपने ड्रग्स देने होते हैं। लोअर एलडीएल एंड टोटल कोलेस्ट्रॉल बाय स्टैटिन्स और राइजिंग एचडीएल एक्सरसाइज में कर दो तो वेट लॉस, इन सब से होता है ट्रीटमेंट। अब मेन है पैथोजेनेसिस। अब पैथोजेनेसिस कैसे होता है। पैथोजेनेसिस जो होता है इस बहुत सारी थ्योरीज आएंगी पैथोजेनेसिस की, जैसे इंस्यूडेशन हाइपोथेसिस, इंक्रस्टेशन, मोनोक्लिनल और रिस्पॉन्स टू इंजरी। रिस्पॉन्स टू इंजरी जो होती है सबसे ज़्यादा करेंटली फेवर्ड हाइपोथेसिस है अभी तक का। रिस्पॉन्स टू इंजरी हाइपोथेसिस, इसको मैंने काफ़ी अच्छे से डिफाइन किया है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एथेरोस्क्लेरोसिस डेवलप्ड एज अ क्रोनिक रिस्पॉन्स टू अ आर्टेरियल वॉल टू द एंडोथेलियल इंजरी। अब एंडोथेलियल इंजरी हुई है तो इन्फ्लेमेशन रिस्पॉन्स तो होगा ही होगा। अब इन्फ्लेमेशन रिस्पॉन्स जैसे क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में क्या होता है, न्यू वेस्कुलराइजेशन होती है, वो सब होता है, तो वैसे ही होगा उसमें क्रोनिक रिस्पॉन्स है वो एक तरीके का एंडोथेलियल इंजरी के लिए। अब सीक्वेंस जो होता है इसके, मैंने इसको डायग्रामेटिक फॉर्म में लिखा है, ज़्यादा थ्योरी बेस नहीं का, ये फ्लो चार्ट है मेरा। तो सबसे पहले होता क्या है, जैसे हमारे नॉर्मल जो हमारी आर्टरी होती है इसकी कितने लेयर्स होते हैं। ट्यूनिका एडवेंटिशिया होते हैं सबसे बाहर की लेयर, फिर होता है ट्यूनिका मीडिया जो मसल लेयर होती है, और फिर होता है ट्यूनिका इंटीमा जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है। ट्यूनिका इंटीमा जो होती है वो सिंगल लेयर ऑफ एंडोथेलियल सेल से बनती है, और ट्यूनिका मीडिया जो होती है स्मूथ मसल सेल से बनती है, और ट्यूनिका एडवेंटिशिया जो होती है फैट सेल से बनती है। फैट सेल्स वगैरह वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। फिर उसके बाद जो होता है अब हमारे नॉर्मल आर्टरी में अब इंजरी हो गई, किसी भी चीज़ से इंजरी हो गई, जो कॉजेज थे, रिस्क फैक्टर्स थे, जैसे हाइपरलिपिडेमिया हो गया, अल्कोहल हो गया, स्मोकिंग हो गई, जो भी थे उन सब से इंजरी हुई और आर्टरी में। अब आर्टरी में जो इंजरी हुई है तो उसके बाद मोनोसाइट जो होती है वहाँ पे जाके मोनोसाइट वहाँ पे जाते हैं और लाइपोप्रोटीन जो होते हैं वहाँ पे भी होते हैं। फिर उसके बाद फोम सेल बनता है, फोम सेल के बाद फिर माइग्रेशन होता है स्मूथ सेल का इंटिमा में, फिर उसके बाद स्मूथ सेल के, फिर उसके बाद हमारे फोम सेल वगैरह नेक्रोटिक मटेरियल्स बनते हैं। इसमें समझाती हूँ मैं, जैसे क्रोनिक एंडोथेलियल इंजरी हुई तो इससे इफेक्ट क्या क्या आएंगे। ल्यूकोसाइट एडिशन टू द एंडोथेलियम, ल्यूकोसाइट जो होगा एंडोथेलियम से अटैच हो जाएगा। फिर उसके बाद वेस्कुलर परमेबिलिटी जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी, प्लेटलेट एडिशन हो जाएगा, थ्रोम्बोसिस फॉर्मेशन होगी, प्लेटलेट एडिशन हो रहा है तो थ्रोम्बोसिस होगा। मूवमेंट ऑफ एलडीएल अक्रॉस द एंडोथेलियम इनटू द इंटिमा, तो एलडीएल का वो हमारा अक्रॉस मतलब एलडीएल जो होगा हमारे इंटिमा में जाएगा, इसलिए लाइपोप्रोटीन नाम पे लिखा था कि लाइपोप्रोटीन इंटिमा में प्रेजेंट है। फिर उसके बाद क्या होगा कि माइग्रेशन ऑफ द मोनोसाइट इनटू द इंटिमा एंड लिपिड एक्यूमुलेशन हो जाएगी। फिर फॉर्मेशन ऑफ द फोम सेल बाय इनकल्फिंग लाइपोप्रोटीन एंड एलडीएल बाय द मैक्रोफेजेस। अब फॉर्म सेल क्या होता है, फॉर्म सेल कोई भी आपसे वाइवा में क्वेश्चंस पूछा जा सकता है आराम से कि फॉर्म सेल क्या होता है। फॉर्म सेल जो होता है मैक्रोफेज होता है जिसने लाइपोप्रोटीन और एलडीएल को इनकल्फ कर लिया, तो वो लाइपोप्रोटीन हो गया, एलडीएल हो गया और मैक्रोफेज, ये तीनों कंबाइन करके क्या बना रहे हैं, फॉर्म सेल बना रहे हैं। फिर उसके बाद माइग्रेशन होती है स्मूथ मसल सेल की इंटिमा में। स्मूथ मसल सेल जो हमारे ट्यूनिका मीडिया में प्रेजेंट था वो जो होता है हमारे ट्यूनिका इंटिमा में चला जाता है, तो हम वहाँ पे प्रेजेंट होता है। फिर उसके बाद लिपिड एक्यूमुलेशन हो जाती है इंटिमा में, और फॉर्मेशन हो जाता है एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक की फॉर्मेशन हो जाती है। ये मोटा मोटी जो पैथोजेनेसिस थी हमारी ये थी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब मॉर्फोलॉजी तो होती है सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई ना कोई वाइवा में पूछ सकते हैं, प्रैक्टिकल में मतलब क्वेश्चन पूछेंगे क्योंकि प्लेक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आजकल काफ़ी ज़्यादा लोगों को हार्ट अटैक वगैरह जो होता है प्लेक वगैरह के आ ही रहे हैं। तो फैटी स्ट्रिक्स क्या होते हैं, फैटी स्ट्रिक्स जो होते हैं अर्लीस्ट लीजन ऑफ द एथेरोस्क्लेरोसिस। सबसे पहले एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है, फैटी स्ट्रिक्स बनते हैं। ग्रॉस में कैसा दिखेगा, मल्टीपल होता है, स्मॉल होता है, येलो होता है, लीजन इन द इंटिमा में मतलब एक साथ जोड़ सकते हैं, लॉन्ग स्ट्रिक्स भी बना सकते हैं। माइक्रोस्कोपी में क्या दिखाते हैं, लिपिड फिल्ड होता है, फोमी मैक्रोफेजेस होते हैं। एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक, अब ये इसमें तो अलग से शॉर्ट नोट भी आता है प्लेक पे। तो इसका ग्रॉस हम क्या होता है, ग्रॉस में जो होता है हमारे सबसे ज़्यादा प्लेक बनने के चांसेस कहाँ पे होते हैं, तो डिक्रीजिंग इन्वॉल्वमेंट मतलब सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं आयोटा में होते हैं, एब्डोमिनल आयोटा में होते हैं, फिर कोरोनरी आर्टरी में, फिर पॉप्लिटियल आर्टरी में, फिर इंटरनल कैरोटिड आर्टरी में, और फिर वेन्स ऑफ द सर्कल ऑफ विलिस में। इसमें चांसेस जो होते हैं धीरे धीरे डिक्रीज होते हैं, जो मैंने डिक्रीज इन इन्वॉल्वमेंट लिखा है। फिर कलर जो होता है इसका वाइट टू येलो होता है, येलो क्यों हो सकता है क्योंकि लिपिड है वही। और साइज जो होता है हमारा 0.3 to 1.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर होता है, और एडवांस लीजन मतलब बढ़ता जाएगा तो 8
to 12 सेंटीमीटर इन दी डायमीटर भी हो सकता है। शेप जो होता है इसका इरेगुलर होता है, वेल डिफाइंड बॉर्डर्स होते हैं इसके, इरेगुलर और वेल डिफाइंड बॉर्डर्स होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन पैची होता है, फोकल मतलब कहीं कहीं पे होगा, पैची पैची होगा, एक साथ नहीं होंगे। कॉम्पोजिशन जो होता है इसका येलो होता है, सॉफ्ट होता है, येलो तो होगा ही, लिपिड है, सॉफ्ट होता है। फिर इसके अंदर जो होता है इसका कोर जो होता है लिपिड होता है, और इसके अंदर फाइब्रस कैप मतलब ये जो होता है हमारा लिपिड जो होता है हमारा वो कवर्ड किससे होता है, फाइब्रस कैप से कवर्ड होता है, फाइब्रस कैप से। ये तो इंपॉर्टेंट है, फाइब्रस कैप याद कर लेना। माइक्रोस्कोपी, अब माइक्रोस्कोपी जो होते हैं हमारी, इसके अंदर 3 मेन कॉम्पोनेंट होते हैं, और 3 मेन कॉम्पोनेंट से मतलब होते हैं जो अलग अलग जगह पे प्रेजेंट होता है, अलग अलग प्रोपोर्शन में, ठीक है। 3 सेल्स, जैसे सेल जो होता है स्मूथ मसल सेल होता है, मैक्रोफेज होता है, टी सेल होता है, और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में कोलेजन हो गया, इलास्टिक फाइबर्स हो गए, और लिपिड में हो गया बोथ इंटरसेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, लिपिड सॉरी। अब डिफरेंट रीजन में वो तीनों चीज़ें होती हैं प्रेजेंट होती हैं। तो जैसे डिफरेंट रीजन, जैसे सुपरफिशियल फाइब्रस कैप, जो सबसे ऊपर जो होता है सुपरफिशियल फाइब्रस कैप प्रेजेंट होता है। फिर उसके बाद सुपरफिशियल फाइब्रस कैप जो होता है बनता कैसे है, वो जो सुपरफिशियल फाइब्रस कैप मैं आपको दिखा देती हूँ डायग्राम में। ये रहा फाइब्रस कैप, सुपरफिशियल फाइब्रस कैप जो होता है हमारे, इसको कहते हैं, इसको सुपरफिशियल फाइब्रस कैप कहते हैं। ये जो बना हुआ है ये इंटीमल लेयर पे है सुपरफिशियल फाइब्रस कैप, और ये सुपरफिशियल फाइब्रस कैप जो होता है वो स्मूथ मसल सेल से बनता है और कोलेजन से बनता है। और इसके बाद जो होता है हमारा नेक्रोटिक कोर, नेक्रोटिक कोर जो है ये जो आपको डोम शेप का दिख रहा होगा, ये है नेक्रोटिक कोर। नेक्रोटिक कोर जो होता है हमारा वो फाइब्रस कैप के नीचे प्रेजेंट होता है। फिर उसके बाद इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, लिपिड होता है, डेब्रिस होती है, फोम सेल होता है। लिपिड में कोलेस्ट्रॉल और कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स होते हैं, और लिपिड जो होता है हमारे माइक्रोस्कोपी में दिखेगा कैसे, अगर आपने लैब में देखा होगा, आपको दिखाया ही होगा प्लेग का, तो फिर इसके अंदर आप काफ़ी मुश्किल से दिखते हैं, बट मैंने देखा था तो मेरे को भी दिखाई दिया था कि नीडल शेप्ड होता है वो, और क्लेफ्ट लाइक स्पेसेस, मतलब बिल्कुल क्रिस्टल लाइक निडल होता है, बिल्कुल शार्प एजेस होते हैं उसकी काफ़ी ज़्यादा, और वो स्पेस जो होता है बिल्कुल क्लियर होता है उसका। डेब्रिज होती हैं वही डेड टिश्यूज़ की वजह से डेब्रिज होंगे, और फोम सेल जो मैंने बताया था, लिपिड लेडन मैक्रोफेजेस एंड स्मूथ मसल सेल्स। फिर उसके बाद होता है हमारा शोल्डर। शोल्डर क्या, शोल्डर का मतलब क्या है, मतलब जैसा हमारा फेस सेंटर में और शोल्डर साइड में, तो एग्जैक्टली वैसा ही है। जैसे फाइब्रस कैप हमारे सेंटर में है, उसके फाइब्रस कैप की साइड में शोल्डर की तरह है, मतलब पेरिफेरल रीजन ऑफ कैप, पेरिफेरल रीजन साइड ऑफ द कैप, ठीक है। और ये जो होता है मोर सेलुलर होता है, मतलब ज़्यादा सेल्स, मतलब मैक्रोफेजेस लिम्फोसाइट्स वगैरह जो होते हैं यहाँ पे ज़्यादा दिखते हैं, और यहाँ पे न्यू वेस्कुलराइजेशन जो होती है वो यहीं पे दिखती है शोल्डर की तरफ। अब ये डायग्राम बनाया आप, यही डायग्राम जब अपने एग्जाम में भी बनाएंगे तो आपको अच्छे खासे मार्क्स मिल जाएंगे। काफ़ी मतलब सिंपल वे में मैंने डायग्राम बनाने की कोशिश की है। तो सबसे बाहर की लेयर हमारी है एंडोथेलियम। एंडोथेलियम किसकी लेयर होती है, ट्यूनिका इंटीमा की लेयर होती है। कितने लेयर होते हैं इसके अंदर, सिंगल लेयर का ट्यूनिका इंटीमा होता है। फिर उसके बाद हमारे आते हैं ये हमारा फाइब्रस कैप, ये जो 2 लेयर दिख रही है हमारे फाइब्रस कैप, ये स्मूथ मसल की बनी हुई है। और ये जैसे हमें पता है स्मूथ मसल सेल कहाँ पे होता है, ट्यूनिका मीडियम में होता है, बट ये हमारा ट्यूनिका इंटीमा में प्रेजेंट है। क्यों प्रेजेंट है, क्योंकि माइग्रेशन होगी है स्मूथ मसल की। अब इसके बाद ये हमारा हो गया मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस ये जो हमारे ऐसे डॉट डॉट करके ये फोम सेल हो गए, ये हो गया स्मूथ मसल हो गया, ये ब्लड वेसल हो गया, लिम्फोसाइट हो गया, और ये नेक्रोटिक कोर हो गया। नेक्रोटिक कोर में क्या क्या आता है, नेक्रोटिक कोर में जैसे मैंने बताया था लिपिड आते हैं, ये हो गया कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल, जैसे एजेस आप देख सकते हैं इसके काफ़ी शार्प हैं। और उसके बाद फोम सेल होता है, नेक्रोटिक सेंटर इसको कहते हैं, और उसके बाद नेक्रोटिक डेब्रिज प्रेजेंट है। और ये नीचे वाली लेयर जो है 2, ये ट्यूनिका मीडिया आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कॉम्प्लिकेशंस एंड क्लिनिकल कॉन्सिक्वेंसेस। इसकी मतलब प्लेग बना है तो कॉम्प्लिकेशन तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि भाई आर्टरी में बना है, और आर्टरी में तो फ्लो, तो फिर उसका मतलब फ्लो तो उसका इनडायरेक्टली मतलब डायरेक्टली उसके फ्लो में चेंजेस आएंगे ही आएंगे। जैसे मतलब ल्यूमन जो होगा उसका काफ़ी ज़्यादा पतला नैरो हो जाएगा। तो कॉम्प्लिकेशन देखते हैं इसके। एक्यूट प्लेग चेंज, प्लेग चेंज होगा मतलब रप्चर हो सकता है, अल्सरेशन हो सकता है, इरोजन हो सकता है। अब जैसा प्लेग बना है तो उसका रप्चर भी हो सकता है, उसके वजह से अल्सर भी हो सकता है, आर्टरी में इरोजन भी हो सकता है। अब जैसे ड्यू टू प्लेग प्रोट्रूड इनटू द ल्यूमन, टर्बुलेंट फ्लो हो जाएगा ब्लड का, टर्बुलेंट फ्लो हो जाएगा क्योंकि ल्यूमन जो होता है नैरो हो चुका है। अब उसके बाद डैमेज हो रहा है, एंडोथेलियम डैमेज हो रही है, और ज़्यादा एंडोथेलियन इंजरी जो हो रही है और ज़्यादा बढ़ रही है।
फिर इसका हेमरेज हो सकता है इनटू द प्लेग ड्यू टू रप्चर फाइब्रस कैप। अब फाइब्रस कैप जो होगा हमारा वो रप्चर हो गया, वहाँ पे न्यू वेस्कुलराइजेशन भी हो रही थी, कहाँ पे हो रही थी, शोल्डर में हो रही थी, अब वो भी रप्चर हो सकता है, तो हेमरेज होने के चांसेस हैं, हेमरेज इनटू प्लेग। और थ्रोम्बोसिस तो हो सकता है, थ्रोम्बोसिस भी हो रहा है और वहाँ पे प्लेटलेट एडिशन हो रहा था, जैसे मैंने पैथोजेनेसिस में बताया था, तो थ्रोम्बोसिस हो रहा है। और एम्बोलिज्म हो ही सकता है, क्योंकि प्लेग जब वहाँ से हट जाएगा तो वो एम्बोलाई बन जाएगा, और वो एम्बोलाई बन के फिर ऑक्लूड कर सकता है ल्यूमन को, फिर उसके बाद इशीमिया भी हो सकता है, जहाँ जिस वेसल को वो ऑक्लूड करेगा वहाँ पे इशीमिया हो सकता है, जैसे सेरेब्रल इन्फार्क्ट वगैरह जो होता है उन सब के चांसेस होते हैं। और एन्यूरिज्म फॉर्मेशन, एन्यूरिज्म भी बना सकते हैं। एन्यूरिज्म जो होता है वो डायलेशन होती है और ट्यूनिका इंटिमा, तो ये एन्यूरिज्म फॉर्मेशन जो है कॉज द प्रेशर और इशमिक एट्रोफी ऑफ अंडरलाइंग मीडिया, ठीक है, डैमेज कर देता है इलास्टिक टिश्यू को। फिर वीकनिंग ऑफ द वॉल जो होता है हमारे वीक हो जाता है, फिर उसके बाद एन्यूरिज्मल डायलेशन हो जाता है, फिर उसके बाद रप्चर हो जाता है वो आर्टरी। कैल्सिफिकेशन किस टाइप की होती है, डिस्ट्रॉफिक टाइप ऑफ कैल्सिफिकेशन होती है। ये कहाँ पे हो सकता है, नेक्रोटिक एरिया ऑफ द प्लेग जो होता है वहाँ पे जो होता है हमारा कैल्सिफिकेशन होता है। अब क्लिनिकल जो मतलब कॉन्सिक्वेंसेज जो होंगे उसके वो क्या होगा, सेरेब्रल इन्फार्क्ट होगा, क्यों होगा, एम्बोलाई बन रहा था, ऑक्लूड कर रहा था ल्यूमन को ऑक्लूड कर रहा था, तो उसके बाद वो ऑक्लूड हो जाएगा तो इन्फेक्शन हो जाएगा, इशीमिया हो रहा है। फिर मायोकार्डियल इन्फार्क्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मायोकार्डियल इन्फार्क्ट तो करेगा ही करेगा भाई, मतलब आसपास की आर्टरी मतलब एब्डोमिनल अयोटा में हो रहा है सबसे ज़्यादा, तो वहीं पे इन्फाक्ट मायोकार्डियल इन्फाक्ट करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। एन्यूरिज्म कर रहे हैं, और ड्राई गैंग्रीन फूड मतलब ड्राई गैंग्रीन फूड जो होते हैं वो भी करता है, क्योंकि ऑक्लूड हो जाएगा तो ऑक्लूड हो जाएगा, मतलब वेसल ऑक्लूड हो रहा है तो वहाँ पे ब्लड सप्लाई जा ही नहीं रही है, तो गैंग्रीन तो फॉर्मेशन होगी ना, जैसे आपने जनरल में पढ़ा ही होगा। अब मैं यहाँ पे क्या बताऊँ, जनरल की मैं अलग से टॉपिक लूँगी, मैं उसमें बता दूँगी। एक टॉपिक मेरे से रह गया था वो मैं बताना भूल गई थी, वो मैंने पीछे लिखा है। एथ्रोमेटिस प्लेग जो होता है हमारा दो टाइप का होता है, एक तो स्टेबल होता है, एक वल्नरेबल होता है, ठीक है। स्टेबल जो होता है हमारा थिक डेंसली कोलेजनाइज्ड फाइब्रस कैप होता है, इसमें मिनिमल इन्फ्लेमेशन, इसमें इन्फ्लेमेशन जो होता है मिनिमल होता है और नेग्लिजिबल कोर होता है। उसमें वल्नरेबल में क्या होता है, इसमें फोम सेल जो होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं और इसका थिन फाइब्रस कैप होता है, जैसे इसमें थिक फाइब्रस कैप था, इसमें थिन फाइब्रस कैप होता है, और इसके अंदर फ्यू स्मूथ मसल सेल होते हैं, और इसके अंदर मैनी इन्फ्लेमेटरी सेल होते हैं, और इसमें मिनिमल इन्फ्लेमेशन होते हैं। तो ये आपसे वाइवा में पूछ सकते हैं कि दो टाइप के प्लेग बताऊं, ठीक है, क्योंकि प्लेग के बारे में भाई कहीं पे भी पूछ सकते हैं, क्योंकि प्लेग तो इंपॉर्टेंट है और लीडिंग कॉज भी है हमारे इंडिया में। तो इसी के साथ मेरे ये कंप्लीट होता है। एथेरोस्क्लेरोसिस में मैंने सारे बना दिए, लॉन्ग क्वेश्चन जो होता है हमारे एथेरोस्क्लेरोसिस में इन्हीं में से आएगा, आप ये लिख के आ जाओगे, बहुत है इतना, मोर देन इनफ है, इतना तो टाइम भी नहीं होता कि आप एक एक क्वेश्चन पे 10-10 पेज भरो, इतना लिख दोगे, सारे पॉइंट सब कुछ कवर हुआ है इसमें, और डायग्राम और फ्लो चार्ट के साथ हुआ है। और सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन वाला काम कर लेते हैं, सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन किस चीज़ में आती है, टॉपिक काटने में, क्योंकि टॉपिक कंप्लीट हो गया, और मेरे को सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन इसी में आती है कि शुक्र है कि कम से कम ये टॉपिक तो कंप्लीट हुआ। तो चलो सबके साथ टॉपिक काटते हैं। जैसे आज हमने क्या क्या पढ़ा है, आज हमने 15 किया है। हाँ, मॉर्फोलॉजी एंड कॉम्प्लिकेशन ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया, ये कर लिया। हाँ, ये भी कर लिया 15 वाला, और ये कर लिया, ये भी कर लिया। 389। तो 4 टॉपिक हमारे कंप्लीट हो गए हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे बाय बाय बोलती हूँ, क्योंकि मेरे को वीडियो ज़्यादा लंबी करनी नहीं है, और आगे के टॉपिक मैं आगे वाली वीडियोस में डालती हूँ। और अगर आप इसको एक दिन में पढ़ेंगे ना, सीवीएस को मैं एक दिन में कंप्लीट हो जाएगा। सीवीएस को इतना बड़ा है नहीं, इसमें 3-4 टॉपिक हैं जो पूछे जाते हैं बार बार। बाकी टॉपिक तो ये है कि भाई कर लो, कुछ अलग से क्वेश्चन आ गया यार, तुमने कर लिया तो टॉप कर जाओ, क्या पता। इसलिए मैं कह रही हूँ कि सभी करके जाओ भाई, मतलब अगर टाइम है तो भाई कर लो, नहीं है तो फिर इम्पोर्टेंट करके चले जाओ। बाकी सारे जो टॉपिक है मैं आने वाली वीडियोस में करूँगी। और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें एंड शेयर कर दें। ओके, बाय।